मजहर तिब्बी, जिसके बारे में मैंने चंद रोज कबल ही, एक हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने एक मजाका खेज बात की कि जी मजहर तिब्बी जो है वो मोटरसाइकिलों के टापे चोरी किया करता था। ये बताना चाहता हूँ कि मजहर तिब्बी 86 में जब एफसी कॉलेज का स्टूडेंट था तो उसके पास अपनी होंडा अकॉर्ड गाड़ी थी। अब एक इंटेलिजेंट बच्चा जराइम पेशा कैसे बनता है? लाहौर हाई कोर्ट के बड़े सीनियर एडवोकेट थे, उनकी बहन जो आसमी खान की ननन थी उसका मर्डर हो जाता है, जिसमें कुछ लोग नामजद हुए और मजहर तिब्बी का भी उसमें रोल ये आया। मजहर तिब्बी को पकड़ा जाता है, वो जेल जाता है, जमानत भी हो जाती है। मजहर तिब्बी उसके ऐवाने सदर तक राब्ते थे। वो साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफा खर के बेटे का बेस्ट फ्रेंड था और गवर्नर हाउस में जाया करता था। अब मजहर तिब्बी के घर गार्डन टाउन जब छापा पड़ता है तो वहां से उसकी वालदा को थाने ले जाया जाता है। बात जराए का ये कहना है कि उनको गरम इस्त्री लगाएगी कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, उसके बाजू पे। उस वालदा ने घर आकर मजहर से राब्ता जब किया कि मुझ पे कत्ल का इल्जाम है, उसकी माँ ने उसको कहा कि बेटा मेरे साथ ये हुआ है, आप कौन से दोस्तों के साथ और कहाँ हो? मजहर तिब्बी ने एक सरकारी नंबर से उसी सब इंस्पेक्टर को फोन किया और उसको ये कहा गया कि तुम्हारी प्रमोशन का जो मामला है वो मैं हल कर सकता हूँ। मजहर तिब्बी सब इंस्पेक्टर को वहां से बावर्दी अगवा कर लेते हैं कि उसी गाड़ी में मजहर तिब्बी जो है उसके सर में गोली मारता है उस सब इंस्पेक्टर के। और ये कत्ल इतना खौफनाक था, उसको गाड़ी के अंदर गोली मारी गई, फिर उसको टाउनशिप के कब्रिस्तान में ले जाकर उसकी जो डेड बॉडी थी उसको वहां पे हैंग करके उसको जला दिया गया। गुलाम मुस्तफा खर उस वक्त वजीर गवर्नर पंजाब थे, उनका बेटा उसका बेस्ट फ्रेंड था। सदर गुलाम हिसाक खान उनका दामाद मजहर तिब्बी का बेस्ट फ्रेंड था। सरपरस्ती थी तो वो इतना सरपरस्ती थी आगे तक पहुंचा था। लेकिन वो उसी सरपरस्ती में इतना आगे निकलता गया कि जब लाहौर से एक इंस्पेक्टर फिरोज ये फैसलाबाद जाते हैं, इनको पता चल जाता है कि उस एमएनए के घर मजहर तिब्बी है, तो फिर एक पाकिस्तान की आला सियासी शख्सियत से उस एमएनए को फोन करवाया जाता है कि मजहर तिब्बी आपके पास है तो इसको गिरफ्तारी इसकी दे दें। मजहर तिब्बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो पुलिस के हैंड ओवर कर देते हैं। उसकी मौत के बारे में वो हकायक बताऊंगा जो आज तक किसी को नहीं पता। के बेटे का भी कत्ल हो गया और पुलिस मुकाबले भी हो चुके। पुलिस उसके बाद वो मफरूर हो गया, वो उसके बाद नहीं पकड़ा गया। मजहर तिब्बी ये बात कंफर्म थी कि केनाल व्यू पर उसकी एक गर्लफ्रेंड थी एंड शी वाज प्रेग्नेंट। जब मजहर तिब्बी को वो फोन करती है, उनके करीबी अजीज या जानने वाले डीआईजी तारिक परवेज को ये बताया कि हमारे साथ जो घर है हमें शक है कि ये मजहर तिब्बी की बीवी है। तो तारिक परवेज ने फौरी तौर पर पुलिस को अलर्ट किया। मजहर तिब्बी जब उस घर में पहुंचता है फिर चारों अतराफ से फायरिंग होती है और वो चारों अफराद, उसका भाई शकील समेत वो चारों अफराद उस घर के अंदर, गाड़ी के अंदर मारे जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। आज एक बार फिर हमारे साथ इंचार्ज क्राइम से लीक न्यूज़ शिराज निसार साहब मौजूद हैं जो हमें सुनाएंगे मजहर तिब्बी की कहानी। वही मजहर तिब्बी जो कि एफसी जैसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, फिर उस पर कत्ल के इल्ज़ामात लगे, उस कैसे वो कत्लो गारत की दुनिया में गया, कैसे वो अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा एक गैंगस्टर बना और आजकल उस पर एक इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है, वो क्या है, उसमें कितनी हकीकत है, ये सब जानेंगे शिराज निसार साहब से। चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। सर वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू जवेरिया। सर ये बताएं थोड़ा मजहर तिब्बी के बारे में कि जो इस पे इल्ज़ाम लग रहा है वो क्या है और उसमें कितने हकाइक हैं। फिर हम दोबारा से उसकी स्टोरी वैसे ही शुरू करेंगे जैसे हम हर गैंगस्टर की स्टोरी शुरू करते हैं। बिल्कुल, बड़ा अच्छा किया जवेरिया आपने जो इंट्रो दिया, उसमें ये बताया कि हम वहीं से शुरू करेंगे जिस तरह हम बताते हैं कि कोई जुराइम पेशा कैसे बना। लेकिन हम किसी भी जुराइम पेशा को जस्टिफाई नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर बताएंगे कि ये वो चीजें हैं जिनको कंट्रोल करके किसी को जुराइम पेशा बनने से रोका जा सकता है। और ये बताने का मकसद भी यही है। मजहर तिब्बी, जिसके बारे में मैंने चंद रोज कबल ही, एक हमारे दोस्त हैं, वो सीआईई से रिटायर्ड हुए हैं, सब इंस्पेक्टर, तो उन्होंने एक मजाका खेज बात की कि जी मजहर तिब्बी जो है वो मोटरसाइकिलों के टापे चोरी किया करता था। तो मैं अपने नाजरीन के लिए ये बताना चाहता हूँ कि मजहर तिब्बी 86 में जब एफसी कॉलेज का स्टूडेंट था तो उसके पास अपनी होंडा अकॉर्ड गाड़ी थी जिसपे वो कॉलेज आया करता था। उसके वालिद 20वें ग्रेड के ऑफिसर थे, एक्सियन थे, और गार्डन टाउन में उनका घर था। गार्डन टाउन में उनकी कोठी थी। और आपको पता है, आप खुद एमफिल की स्टूडेंट हैं, कि एफसी कॉलेज का जो मेरिट है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टिल नाउ, कि वहां वही जा सकता है जिसने मैट्रिक में टॉप किया हो। अच्छे मार्क्स वाले बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं। अब एक इंटेलिजेंट बच्चा जब वहां पे जाता है तो फिर वो जराइम पेशा कैसे बनता है? एक तो वो गैंगस्टर नहीं था, वो उस तरह का किराए का कातिल नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड भी बड़ा स्ट्रांग था, फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग था उसका। एक मर्डर होता है गुलबर्ग के इलाके में। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक इंस्पेक्टर, खातून इंस्पेक्टर थी उस वक्त, आसमी खान।
हमारी भी उनसे मुलाकात रही, बाद में वो एसपी रिटायर्ड हुई। उनके हस्बैंड रफीक खान जो एडवोकेट थे उस वक्त, लाहौर हाई कोर्ट के बड़े सीनियर एडवोकेट थे, उनकी बहन जो आसमी खान की ननंद थी, उसका मर्डर हो जाता है। ठीक है। और वो बड़ा मिस्टीरियस किस्म का मर्डर था, जिसमें कुछ लोग नामजद हुए और मजहर तिब्बी का भी उसमें रोल ये आया कि इसकी कंसेंट से ये मर्डर हुआ है। ओके। मजहर तिब्बी को पकड़ा जाता है, वो जेल जाता है, जमानत भी हो जाती है। मजहर तिब्बी का कोई लिंक था वैसे? देखें, बाद में तो उसकी जमानत भी हुई और वो उसमें भरी भी हो गया। अच्छा। अब मजहर तिब्बी पे एक और इल्जाम लगता है, चूंकि वो एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको दो चीजों का बहुत शौक था। ये आपने पूरे पॉडकास्ट में याद रखना है कि जब वो कॉलेज लाइफ में आया तो उन्होंने एक तंजीम उस वक्त जो बनी, ब्लैक ईगल, वही ब्लैक ईगल जिसको हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, उसमें ताहिर प्रिंस, और इसमें सबसे बड़ी बात हामिद मीर जो आज बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी ब्लैक ईगल में शामिल थी, जो इस बात का सबूत है कि ब्लैक ईगल सिर्फ इसलिए बनाई गई कि उस वक्त जमीयत का दौर था। अच्छा। कि हम तलबा की वेलफेयर के लिए काम करेंगे, पॉजिटिव, आम स्टूडेंट फेडरेशन जैसे होती है। यस, स्टूडेंट फेडरेशन बनाई। उस वक्त सिर्फ एमएसएफ, ब्लैक ईगल और जमीयत ये थी। अच्छा। मजहर तिब्बी उसमें पेश था। तो सम टाइम तलबा सियासत में आपको पता है कि पंजाब में बेशुमार कत्लो गारत हुई और कई झूठे मुकदमात भी दर्ज होते थे, और तलबा सियासत को कई आला सियासतदान सरपरस्ती करते थे। उसमें बहुत से लोग फंस भी जाते थे, अभी भी कर रहे हैं, वो हम बताएंगे भी। मजहर तिब्बी जिसके बारे में ये कहा गया चंद रोज कबल कि वो मोटरसाइकिलों के टापे चोरी करता था, उसके ऐवान सदर तक राब्ते थे। वो साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफा खर के बेटे का बेस्ट फ्रेंड था। अच्छा। और गवर्नर हाउस में जाया करता था। ये हम तफसील से बताएंगे। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि वो टापे चोरी नहीं करता था, उसके पास अपनी उस वक्त होंडा अकॉर्ड थी। वो जुराइम पेशा कैसे बना? एक मर्डर होता है गुलबर्ग के इलाके में, उसमें भी मजहर तिब्बी चूंकि ब्लैक ईगल का पेश रुकन था तो उसका नाम आ गया। ठीक है। अब उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना था। मजहर तिब्बी जो है वो उसमें पुलिस को मतलूब होता है लेकिन पकड़ा नहीं जाता। ओके। अब ये बड़े गौर से सुनने वाली बात है कि एक सब इंस्पेक्टर हमीद नाम का, वो उसके घर जाता है, मजहर तिब्बी के जो आईओ था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस कत्ल का, उसके साथ एक इंस्पेक्टर भी जाता है। अब मजहर तिब्बी के घर गार्डन टाउन जब छापा पड़ता है तो वहां से उसकी वालदा को थाने ले जाया जाता है। सही। ये मजहर तिब्बी की जो स्टूडेंट लाइफ है वहां से उसकी जुराइम पेशा जिंदगी का आगाज होने लगा है। उसकी वालदा को थाने ले जाकर, तो बाज राय का ये कहना है कि उनको गरम इस्त्री लगाएगी कि तुम्हारा बेटा कहां है, उसके बाजू पे। बाज ने ये कहा कि साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। सही। उस वालदा ने घर आकर मजहर से राब्ता जब किया, मजहर ने अपनी मां को तो नहीं बताया था कि मुझ पे कत्ल का इल्जाम है, तो उसकी मां ने उसको कहा कि बेटा मेरे साथ ये हुआ है, आप कौन से दोस्तों के साथ और कहां हो। जब मजहर तिब्बी ने ये बात सुनी तो मजहर तिब्बी कराची था, वो लाहौर आया। लाहौर आने के बाद उसने उस वक्त जो आईजी पंजाब थे उनका हलाकू खान नाम था। अच्छा। वो बहुत सख्त थे। मजहर तिब्बी ने एक सरकारी नंबर से उसी सब इंस्पेक्टर को फोन किया और उसको ये कहा गया कि तुम्हारी प्रमोशन का जो मामला है वो मैं हल कर सकता हूं। और वो सब इंस्पेक्टर चूंकि उस वक्त उसने एप्लीकेशन दी हुई थी, उसने ये समझा कि शायद ये बंदा आईजी दफ्तर से बात कर रहा है और मेरी प्रमोशन के लिए कोई मेरी मदद कर सकता है। वो सोच भी नहीं सकता था ये मजहर तिब्बी है और ये मुझे बुला रहा है। इतना ट्रैक भी नहीं कर सकते थे ना कहां से कॉल आई है ये वो। सही। मजहर तिब्बी उसको बाहर बुलवाता है मॉडल टाउन की एक जगह पे, जो आज मॉडल टाउन है, वहां पे एक कॉर्नर पे उसको बुलवाता है और वहां अपनी वही होंडा अकॉर्ड लेकर जाता है मजहर तिब्बी, जिसके बारे में ये मजाका खेज बात की जाती है कि वो मोटरसाइकिल चोर था। वहां पे उसके साथ उसके 4 दोस्त और होते हैं और वो सब इंस्पेक्टर को वहां से बावर्दी अगवा कर लेते हैं। अब ये बहुत से लोगों को नहीं पता कि उसी गाड़ी में मजहर तिब्बी जो है उसके सर में गोली मारता है उस सब इंस्पेक्टर के। अच्छा। और बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसकी कॉज वही उसकी वालदा को थाने ले जाना बना।
लेकिन जो पिछले 2 कत्ल हो चुके थे उस और मज़हर तिब्बी जो था वो कराची फरार भी हो चुका था, उसके ताल्लुकात भी इतने ज़्यादा थे, तो उसका लिंक तो होगा कहीं न कहीं। देखें, उसका बाद में जाकर उस पे एक डकैती का मुकदमा भी दर्ज हुआ 392 का, लाहौर में ही, शुमाली छावनी में। उस पे कहा गया जी कि साबिक गवर्नर की बेटी से गाड़ी छीनी है। वो पर्चा भी खारिज हुआ, वो झूठा मुकदमा था। फिर बाद में साबित ये हुआ कि वो बच्ची ने अपनी मर्जी से उसको गाड़ी दी थी, ये साबित हो गया। तो इस तरह, जिस तरह मैंने कहा कि स्टूडेंट लाइफ में बेशुमार ऐसे लोग होते हैं। आज भी आपने देखा होगा पंजाब यूनिवर्सिटी में कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके सर पे सियासतदानों का हाथ है और आए रोज कोई ना कोई गड़बड़ होती है और एहतजाज हो रहा होता है। ऐसे मजहर तिब्बी पर जो इल्जाम लगे उस पे टोटल उसकी लाइफ में 11 से 14 मुकदमा थे, लेकिन जब उसको मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया तो उस वक्त ये कहा गया कि उस पर 115 मुकदमे हैं। तो स्टार्ट जो उसका आगाज था असल क्रिमिनल लाइफ का, वो ये कत्ल बना। और ये कत्ल इतना खौफनाक था कि उसको किडनैप करने के बाद उसको गाड़ी के अंदर गोली मारी गई, फिर उसको टाउनशिप के कब्रिस्तान में ले जाकर उसकी जो डेड बॉडी थी उसको वहां पे हैंग करके उसको जला दिया गया। माय गॉड। अब बाज आला पुलिस अफसरान इस बात की ऑफ कैमरा तस्दीक कर चुके हैं कि ये वो रिवेंज था उसका, जो उसकी वालदा को हल्का सा इस्त्री लगाई गई, वरना वो इस तरह जलाता ना। उसके बाद पूरे पंजाब की पुलिस को मजहर तिब्बी जो है वो मतलूब हो जाता है, और मजहर तिब्बी का किसी ने चेहरा भी नहीं देखा हुआ था। अब उसके बाद मजहर तिब्बी के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, लाहौर पंजाब के हर नाके पे ये वायरलेस पर पैगाम दिया जाता है कि मजहर तिब्बी को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उसकी शक्ल से कोई वाकिफ नहीं था। वो बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि गुलाम मुस्तफा खर उस वक्त गवर्नर पंजाब थे। उनका बेटा उसका बेस्ट फ्रेंड था मजहर तिब्बी का। सदर गुलाम इसाक खान उनका दामाद मजहर तिब्बी का बेस्ट फ्रेंड था। अच्छा। एक MNA पीपल्स पार्टी का फैसलाबाद से इलियास चौंटिया उसका नाम था, वो उसका अच्छा दोस्त था। मजहर तिब्बी ये इन हालात में कई बार उसका पुलिस मुकाबला होता है, पुलिस उसको रोकती है। उसकी गाड़ी में जदीद असला और पैसे मौजूद होते थे हर वक्त। और मैं जिनके बारे में ये बात कर रहा हूँ कि हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उन्होंने ये बात की कि मजहर तिब्बी जो है वो मोटरसाइकिल के टापे उतारता था, तो उन्होंने ही ये बात भी कही कि उसकी गाड़ी में, ये उन्होंने एक सच भी कहा, टापे वाला झूठ था लेकिन ये सच था कि मजहर तिब्बी की गाड़ी में 15 से 20 लाख रुपया उस वक्त और जदीद तरीन गन्स वो हर वक्त मौजूद होती थी। अच्छा। जब वो पुलिस को मतलूब हुआ तो फिर कई जगह पे एक DSP, अब उनका नाम नहीं हम ले सकते, वो इस दुनिया से चले गए हैं, उन्होंने भी उसको पकड़ा। लेकिन जब पकड़ा तो उसको ये पता चल चुका था कि कौन से पुलिस अफसर को मैंने पैसे देने हैं और कौन से पुलिस अफसर को मैंने गन दिखानी है। अच्छा। और बेशुमार जगहों से वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, और कई जगह पर चढ़ा भी तो पैसे देकर निकल गया। अब मजहर तिब्बी जो है मफरूरी में फैसलाबाद के जो MNA थे उस वक्त इलियास, उनके घर चला जाता है। तो यहां ये बड़ी अहम बात है कि जवेरिया, जिस तरह हम कहते हैं कि कोई क्रिमिनल क्यों बनता है, अगर मजहर तिब्बी ने कत्ल किया था, जो आपने सवाल किया कि उसका कितना ताल्लुक था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल। अगर वो गवर्नर पंजाब के बेटे का दोस्त था तो इट डजंट मीन कि वो जो मर्जी करे तो उसको कुछ ना हो। वही ना, जैसे आप बता रहे हैं उसके पास इतना पैसा और वो वैसे अस्तेहा भी लोगों को दिखाता था, उसको सरपरस्ती थी तो वो इतना सरपरस्ती थी आगे तक पहुंचा था। लेकिन वो उसी सरपरस्ती में इतना आगे निकलता गया कि अब गौर से सुनने वाली बात है कि जब लाहौर से एक इंस्पेक्टर फिरोज और एक सब इंस्पेक्टर थे करामत, ये फैसलाबाद जाते हैं, इनको पता चल जाता है कि उस MNA के घर मजहर तिब्बी है, तो फिर एक पाकिस्तान की आला सियासी शख्सियत से उस MNA को फोन करवाया जाता है। अच्छा। कि मजहर तिब्बी आपके पास है तो इसको गिरफ्तारी इसकी दे दें। ठीक है। मजहर तिब्बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो पुलिस के हैंड ओवर कर देते हैं और पुलिस उसको लेकर लाहौर आ जाती है। ठीक है। यहां पर जो उस वक्त के SSP थे राना मकबूल, जो बाद में IG रिटायर्ड हुए और सेनेटर भी बने मुस्लिम लीग नून के, आपको याद होगा, अल्लाह उनको उनकी मगफिरत फरमाए, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने मजहर तिब्बी से मुलाकात की और ये बड़ी एक अहम बात है कि लोगों ने सोशल मीडिया पे ये वीलॉग किए
कि उस दौर में जब जनरल थे जो हमारे सदर ज़ियाउल हक, उनका त्यारा जो है वो क्लैश हुआ था, याद है आपको? याद नहीं, पता है क्योंकि मैं उस पता है। वक्त नहीं थी। तो वो लोग ये कहते हैं जी मजहर तिब्बी से वो भी तफ्तीश होती रही। अच्छा। राणा मकबूल साहब से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती रही जब वो डीएजी भी हो गए, एसएसपी थे जब वो लाहौर में एसएसपी, हम्म, उनसे बात भी होती रही हमारी। तो उन्होंने हंसते हुए एक बात कही थी, जंग अखबार के हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी मकसूद भट्ट साहब, वो चीफ रिपोर्टर भी रहे हैं जंग के, तो उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी उनके साथ, राणा मकबूल के साथ, तो वो अक्सर वहाँ पे आया करते थे। तो मैं भी उसी ग्रुप का हिस्सा रहा हूँ 14 साल। तो राणा मकबूल साहब को हमने ये बात पूछी कि राणा साहब, जब आप एसएसपी लाहौर थे और मजहर तिब्बी को एक एमएनए के घर से गिरफ्तार करके लाया गया, तो आपने सबसे पहले उससे तफ्तीश की, तो ज़ियाउल हक के त्यारे वाली क्या बात है? तो वो मुस्कुराना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि उस वक्त मजहर तिब्बी का, उसने जो सब इंस्पेक्टर को कत्ल करके उसकी लाश जलाई थी पूरे पंजाब में, इतना उसका खौफ फैला हुआ था कि मैंने मजाकन उसको ये कहा कि ओए ज़ियाद त्यारे च भी तेरा हाथ तो नहीं। अब देखें क्या बदनसीबी है कि सोशल मीडिया पे बेशुमार वीलॉग हो गए, मजहर तिब्बी ओ जहाज भी शामिल सी, ओ जहाज क्रैश कराने च भी शामिल सी। तो यही जो है वो गलत रवैया है। ये वो असल बात थी जो राणा मकबूल साहब ने हमें बताई यानी कि मीडिया कि पे पहले से ही, पहले सोशल से मीडिया ये से बात पहले चल से रही। ही। तो हाँ। वो उन्होंने कहा, मैंने उसको मजाकन कहा कि ओए तेरा त्यारे च भी आते नहीं, तू बड़ा है। फिर राणा मकबूल साहब की, हालांकि पुलिस मुकाबलों के, मुबैना पुलिस मुकाबलों के बानी थे वो, और मजहर तिब्बी ने एक सब इंस्पेक्टर को बहुत ही ब्रूटल तरीके से कत्ल भी किया हुआ था। हाँ। तो फिर वो पुलिस मुकाबले में नहीं मरा। ये आपको भी पता है, आजकल जिस तरह साथी रात को छुड़ाने आते हैं, तो ये सिलसिला आज का नहीं है, पुराना है। लेकिन मजहर तिब्बी का जो साथी था, एक बेस्ट फ्रेंड, वो सदर गुलाम हिसार खान का दामाद था और गवर्नर पंजाब का बेटा। अच्छा। उन्होंने अप्रोच किया, राणा मकबूल साहब ने उसको तफ्तीश के जरिए लिख पढ़कर कोल्ड लखपत जेल भिजवा दिया। ठीक हो गया। अब जिस मजहर तिब्बी के बारे में ये कहा जाता है कि वो मोटरसाइकिल के टापे चोरी करता था, वो जब कोल्ड लखपत जेल में जाता है तो उस वक्त वहां पे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट थे जो बाद में सुपरिंटेंडेंट हुए, लतीफ, बहुत मशहूर था उनका नाम उस वक्त जेलों में। तो उन्होंने मजहर तिब्बी को जेल का विजिट करवाया। किसी मोटरसाइकिल चोर या किसी टापे चोर को जेल का विजिट नहीं करवाया जाता, ये उसको जरूर करवाया जाता है जिसका दोस्त जो है वो सदर पाकिस्तान का दामाद हो। मजहर तिब्बी को ये कहा गया कि आप खुद अपनी बैरक जो है वो चूज कर लें कि आप कहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे। इतना प्रोटोकॉल। इतना प्रोटोकॉल। उसकी दोस्ती बहुत बड़ी थी और वो स्टूडेंट लाइफ में अपनी वालदा के इवेंट के बाद असल मुजरमाना जिंदगी की तरफ आया। अब जवेरिया जो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे, पहले नहीं थे, जुल्फकार अली भुट्टो, अच्छा। वो कोल्ड लखपत जेल लाहौर में जिस जगह पर रहे, जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी, मुबैना फांसी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल बाद फैसला भी दे दिया, आपको पता है कि वो बेकसूर साबित हाँ। हो चुके हैं अब। तो वो उस जगह पे जुल्फकार अली भुट्टो जहां पे रहा, उसकी फांसी के बाद वहां पे वेल्डिंग के साथ उसको कफन लगा दिया गया। अच्छा। लेकिन मजहर तिब्बी जब जेल में विजिट करता है, कोल्ड लखपत जेल में, तो वो ये कहता है कि वहां पे लिखा हुआ था कि बारिक जुल्फकार अली भुट्टो, तो मजहर तिब्बी वहां पे रुक जाता है। अब जरा अंदाजा करें कि कोई टापे चोर जो है वो, उसकी अप्रोच ये नहीं हो सकती। वो कहता है जी ये जगह वही है जहां पे जुल्फकार अली भुट्टो ठहरे थे। तो वो सुप्रिंटेंडेंट उसको कहते हैं कि हाँ ये वही है। तो उसने कहा जी मैंने तो इधर ही रहना है। तो वो खुलवाई गई बैरक, उसको विजिट करवाया गया, उसका ताला तोड़ा गया और मजहर तिब्बी जितनी देर जेल में रहा वो उसी बैरक में रहा जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो रहे। सही। अब सोचने वाली बात यह है कि बेशुमार सियासतदान, अब वजीर आला पंजाब जो हमारी आज है मरीम नवाज, उन्होंने रोते हुए, सिसकियां भरते हुए ये कहा था कि मैं फ्राइंग पान से अपने कपड़े इस्त्री करती रही हूँ। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जब इतनी बड़ी आला सियासी फैमिली की एक चश्मो चराग जो साहबजादी हैं, वो फ्राइंग पान से अपने कपड़े इस्त्री करती रही हैं, तो मजहर तिब्बी को विजिट करवाता जाया रहा। क्यों? ये सवाल नहीं पैदा होता कि कौन लोग थे जो उसकी सरपरस्ती कर रहे थे उस वक्त भी।
जब उसने एक इंस्पेक्टर को इतनी कत्ल भी बुरी तरह किया, कत्ल कर दिया। अगर वो इतना बड़ा क्रिमिनल था तो उसके साथी उस वक्त भी उसको छुड़ाने आ सकते थे। हाँ। जिस तरह हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था, ये 1968 में भी साथी छुड़ाने आते रहे हैं। साथियों को भी चाहिए ना कोई नई स्ट्रैटेजी रखे आप। उसी बैरक में मजहर तिब्बी जो है वो रहा, जहां में जुल्फकार अली भुट्टो था। तो फिर मजहर तिब्बी के बारे में बहुत सी ऐसी तस्वीर भी आई सामने कि उस वक्त ताहिर प्रिंस, जिसका हम जिक्र कर जी चुके हैं, जी, वो भी उसी जेल में था, और भी बहुत से लोग उस वक्त इतने बड़े गैंगस्टर। उस जेल में थे। तो मजहर तिब्बी का वहां पे जो प्रोटोकॉल था, उसके कमरे में एसी लगाया गया, उसको वहां पे फ्रिज दी गई, जुल्फकार अली भुट्टो वाली बैरक थी, और उसकी मर्जी का खाना बाहर से आता था। MNA MPAs 50 के करीब लोग अगर उसको मिलने जाते थे तो वो जेल में एक जाली सी लगी होती थी, उसके पीछे खड़े होके फैमिलीज मिलती थी। लेकिन जब मजहर तिब्बी की मुलाकात जाती थी तो वो कम से कम डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के कमरे में बैठ के उसकी मुलाकात होती थी। तो ये मोटरसाइकिल चोर की नहीं हो सकती इस तरह। लेकिन ये भी तो इंसाफ का तकाजा नहीं है ना कि इंसाफ का तकाजा नहीं है। क्रिमिनल को आप इस तरह से देखिए घुमा रहे हो। जवेरिया, हमने जो अपने पॉडकास्ट किए हैं उसमें हमने ये बताया है कि बेशुमार लोग जो हैं मजदूर थे। मुबीन भट्ट 4,000 रुपये महीने पे वो डोरी बनाने का काम करता था, लेकिन बाद में उसने 50-50 लाख रुपए भत्ता भी लिया। तो वो हम जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन बताते हैं कि ये जुराइम पेशा कैसे बने, आगे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, कानून सबके लिए बराबर हो, तो फिर बहुत कम जुराइम पेशा बनेंगे। मजहर तिब्बी ने जो जेल गुजारी, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि शायद बल्कि मैं क्या बता सकता हूं, हमारी वजीर आला पंजाब ये कह चुकी हैं कि अगर उनको इस्त्री में असर नहीं थी, वो फ्राइंग पान गर्म करके अपने कपड़े इस्त्री करती थी, तो मजहर तिब्बी के पास उसी जेल में फ्रिज थी, एसी था, जुल्फकार अली भुट्टो जैसी बैरक थी। ठीक है। उसके बाद मजहर तिब्बी उस जेल से रिहा होता है, चंद साल बाद फिर रिहा हो जाता है जब वो बाहर आता है। अच्छा, इसमें एक वाकया फिर मैं आपको बताता हूं कि कराची में 11 अफराद कत्ल हुए। ठीक, उसके बाहर आने के बाद तो उसमें मजहर तिब्बी शामिल था। उसको जो आज राव अनवार जो SSP हैं, वैसे तो वो खुद भी एक लाहौर में एक मर्डर हुई थी, शोबिस की एक लड़की कत्ल हुई थी, तो राव अनवार को भी बुलवाया गया था जो SSP कराची है कि आप 5 दफा लाहौर आए हैं उसको मिलने, तो आप आए, आपसे भी तफ्तीश करनी है। वो आए, तो राव अनवार ने तफ्तीश की मजहर तिब्बी से और उन्होंने उसको गुनाहगार लिखा, और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक भी मजहर तिब्बी ने वो कत्ल उसमें शामिल था उस वारदात में। लेकिन वो कैसे शामिल हुआ वो हम बता चुके हैं। उसके बाद मजहर तिब्बी फिर बाअसर सियासी शख्सियात की सरपरस्ती की वजह से उन तमाम केसेस से निकल जाता है। और अब मैं आपको वो बात बताने लगा हूं कि आज भी एक MNA है जो आज भी मौजूदा, वो मजहर तिब्बी को ये मशवरा देते हैं कि आप मारे जाओगे, आप ये शहर छोड़ दो, लाहौर छोड़ दो। ठीक है। तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता, ना उन्होंने कभी डिस्कस किया है कि मजहर तिब्बी उस MNA के कहने पे गिलगित बल्तिस्तान चला जाता है। सही। और वहां पर वही जो MNA है वो उसको वहां के वजीर आला से कहलवा कर उसको ठेके ले देते हैं कि आप यहाँ पे ठेकेदारी करो। तो मजहर तिब्बी वहां पे चला जाता है। अब फिर उसके पास एक चांस था कि वो अपने आप को डी ट्रैक होने से बचाए और सीधे रास्ते पर आ जाए, नया काम शुरू करे। तो वहां पर फिर साबिक गवर्नर पंजाब के बेटे जो उसके बेस्ट फ्रेंड थे उसके पास जाते हैं, उसके पास चले जाते हैं और उसको जाकर बताते हैं कि भाईजान एडा वड्डा ना वो मजहर तिब्बी, वो पूरे पाकिस्तान दी पुलिस चालू है। वो कन्वेंस करने में कामयाब हो जाता है उसको। ठीक। मजहर तिब्बी को ये बताकर वापस लाते हैं कि एक साबिक वजीर-ए-आला थे खिजर खयात टवाना, ये बहुत बड़ा केस मशहूर हुआ था। ये खिजर खयात टवाना का एक बेटा था समद टवाना। सही। अब खिजर खयात की जो लाहौर में प्रॉपर्टी थी वो उस वक्त 50 करोड़ से जायद थी। तो मजहर तिब्बी का जो दोस्त है उसको जब वापस लाहौर ले आता है तो उनको ये बताया जाता है कि ये प्रॉपर्टी जो है
खिजर हयात टवाना साहब, वो उस वक्त अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। उनका बेटा जो था समर टवाना, उसकी शादी होती है एक मारूफ शोबिस के बड़ी जानी पहचानी शख्सियत थी, सिकंदर शाहीन, अच्छा, उनकी बेटी से, ठीक, टिमी सिकंदर। ओके, आपने ये सुना होगा वाकया, वो भी मर्डर बहुत ही मशहूर हुआ था। तो टिमी सिकंदर जो है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि पहले तो वो मदई बनी, उसका जो खावन था समर, खिजर हयात का बेटा, खिजर हयात का बेटा जो साबिक वजीर-ए-आला रह चुके हैं, उनका बेटा, तो समर टवाना का कत्ल हो जाता है। सही, समर टवाना के कत्ल में मजहर तिब्बी का नाम आता है, और बड़े बड़े बाअसर जिन एमएनए का मैं नाम ले रहा हूं, डॉक्टर सईद इलाही, उनका नाम आता है। आईजी इस्लामाबाद रहे हैं, उनका नाम आता है, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। वो इसलिए उनका नाम सबका आ जाता है कि जो खिजर हयात टवाना की प्रॉपर्टी थी, उसके बारे में एक अदालत ने कमीशन बना दिया कि इसकी जो पैसे हैं वो अदालत में जमा होते रहेंगे, और बाद में जो बच्चे हैं बड़े हो जाएंगे फिर उनके हवाले किए जाएंगे। ठीक, तो समर हयात टवाना जो है वो उसके कत्ल के बाद मुकदमा जब ये दर्ज हो जाए, तो बाद में ये साबित होता है कि जो टिमी सिकंदर थी वो उस कत्ल में शामिल थी। ओके, तो उसको ये रंज था कि जो मजर वो है समर, उसने पहले भी शादी की थी, मुझे नहीं बताया। तो ये बहुत ही हाईलाइट होता है केस। फिर उसके बाद फिर मजर तब्बी जो है वो फरार हो जाता है, फिर पुलिस को मतलूब होता है, पकड़ा नहीं जाता। कई जगह पे उसके पुलिस मुकाबले हुए, फायरिंग हुई, गुलबर्ग में एक ऐसी फायरिंग हुई, शदीद फायरिंग हुई, और उसके पास जो गन होती थी उस वक्त वो पुलिस के पास भी नहीं होती थी। वो दो, मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज में ये कहा कि गाड़ी, अच्छी गाड़ी और अच्छी गन वो रखने का शौकीन था। अब इसमें एक चीज हम ऐड करते हैं कि लाहौर में एक उस पर मुकदमा दर्ज होता है डकैती का, 392 डकैती की दफात के तहत, कि जिसने गाड़ी छीनी है साबिक गवर्नर की बेटी से, मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो वही गाड़ी वो लेके फोर्ट्रेस में फिर रहा होता है। जब पुलिस उससे तफ्तीश करती है, पकड़ लेती है, तो फिर ये साबित होता है कि उस बेटी ने खुद उसको अपनी मर्जी से गाड़ी दी थी। ओके, और वो पर्चा भी खारिज हो जाता है बाद में। तो इसी तरह के बेशुमार मुकदमात उस पर दर्ज कर लिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं। जिस तरह राना मकबूल साहब ने वो मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने उसको ये कह दिया, ओ त्यारा भी तुम ही तो नहीं छुटिया। तो वो मुकदमा भी तो ये एक अंदाज था, ये एक एग्जाम्पल थी कि पुलिस जिस पे चाहे मर्जी मुकदमा दर्ज करवा दे और डाल दे। जैसे हमने देखे हैं बेशुमार, एक बरगढ़ डकैत गैंग की मैं बात आपको कोड कर देता हूं कि 250 मुकदमा उस पर डाला, तो वो 2 महीने बाद, उस वक्त सीए होती थी, सीए कोतवाली में वो गिरफ्तार हुआ, तो 250 डकैती का मुकदमा उस पर डाला बरगढ़ डकैत गैंग। 2 महीने बाद उनकी जमानत होगी, चूंकि शवाहिद नहीं मिले। तो पुलिस अपने मुकदमा जो ऑलरेडी दर्ज होते हैं वो किसी पे भी डाल देती है, जिसकी वजह से मुलजमान को फायदा होता है कि अब जब शवाहिद ही नहीं मिलेंगे तो उनकी जमानत हो जाती है, और जो असल मुलजमान होते हैं उन मुकदमात के वो पकड़े भी जाएंगे। तो कैसे उनको बाद में उन्हीं मुकदमात में चलान करेंगे जो पहले किसी पे डाल चुके हैं। ओके, हाँ, तो ये एक तो झूठे मुकदमे दर्ज करना और झूठे मुकदमे किसी पे डाल देना, ये रवायत हमें चेंज करनी होगी। जो असल मुलजम है भाई, अगर मजहर तिब्बी ने 11 कत्ल किए तो उसके भी साथी छुड़ाने आ सकते थे, उसको सजा हो सकती थी अगर मेरिट पे तफ्तीश करके साबित किया जाता। तो यहां तो एक कत्ल जो है वो उसको नहीं माफ किया जाता, कई उस वक्त में सजाए मौत भी होती थी, हैंग कर दिया जाता था। कोट लखपत में हमने कई ऐसे अफराद देखे, उनकी कवरेज की, जब उनको सजाए मौत दी जाती थी सुबह फजर के टाइम, तो हम अपने कैमरों के साथ वहां पर मौजूद होते थे। अच्छा। सुबह अर्ली, आपने देखा अपनी आंखों से? हाँ जी, कई ऐसे अफराद जिनको देखा सजाए मौत के बाद, जब उनकी फैमिली आती है, आखिरी मुलाकात की कवरेज की कि आज आखिरी मुलाकात है। तो वो दौर था जब सजाए मौत हो जाती थी। तो फिर मजहर तिब्बी को कौन सरपरस्ती करता रहा? ईवान सदर से जो सदर का दामाद और गवर्नर का बेटा और ऐसे बेशुमार लोग, जिस तरह हम अपने थे इस हवाले से, यस, हम अक्सर अपने पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं। जिस तरह गवर्नर का बेटा उसको गिलगित बल्तिस्तान से वापस लाया कि मजहर
और तू पहलवान। तो ये जो हम्म। पंजाब की दुश्मनी है, जो पंजाब के इस तरह के सीधे रास्ते पे चलने वाले कई ऐसे जिनको गैंगस्टर बना दिया गया, हम्म। जुराइम की दुनिया में ऐसा धकेला गया कि वो फिर वापस ना आए। अच्छा, एक चीज़ में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। आपने बताया कि उसके बाद जब वो एक कत्ल हो जाता है, उसके बाद वो पुलिस मुकाबले भी कर रहा है जो लाहौर में कत्ल हुआ था लेकिन वो वजियाला के पकड़ा नहीं बेटे का। जाता। अच्छा, वो डकैती का जो मुकदमा दर्ज हुआ था, गाड़ी जब लेकर घूम रहा था फोर्ट्रेस में, तो जब गाड़ी वाला मुकदमा दर्ज हो गया था और पुलिस ने पकड़ लिया, तो पुलिस ने फिर भी मजहर तबी को नहीं पुलिस ने पकड़ा। तफ्तीश की जब, हम्म। मैंने तो आपको बताया कि 11 कत्ल भी हो गए कराची में इसने हम्म। किए, हम्म। लेकिन वो रिहा हो जाता रहा तो जब वजीर तफ्तीश आला के हुई। बेटे का भी कत्ल हो गया और पुलिस मुकाबले भी हो चुके। पुलिस उसके बाद वो मफरूर हो गया, वो उसके बाद नहीं पकड़ा गया। वो जब जो वजीर आला के डकैती। बेटे का अच्छा कत्ल होता है उसके बाद वो पकड़ा नहीं गया। फिर मैं आज आपके प्रोग्राम की वसातत से उसकी मौत के बारे में वो हकायक बताऊंगा जो आज तक किसी को नहीं पता। अच्छा। लोग ये कहते हैं जी उसमें नाम लिया जाता है जी एसएसपी जावेद शाह, वो थे, वो प्लानिंग में शामिल थे। पूरे पंजाब की पुलिस थी कि मजहर तिबी को पकड़ना है। फिर कहा जाता है जी इंस्पेक्टर फिरोज, इंस्पेक्टर करामत, ये लोग थे। अच्छा। अब मैं आपको बताऊंगा कि मजहर तिबी जिसके बारे में ये बात कंफर्म थी कि केनाल व्यू पर उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन बाज अफराद का ये कहना है कि उसका निकाह हो चुका था उसके साथ, सही। एंड शी वॉज प्रेग्नेंट। ओके। जब मजहर तिबी को वो फोन करती है, और उसके साथ उसका एक भाई था जिशान, ये दो अफराद उस घर में रहते हैं। अब उस घर के साथ वाला जो घर होता है वो डीआईजी एक रहे हैं तारिक परवेज, जो डीआईजी लाहौर भी रहे हैं, डीआईजी रेंज रहे हैं। वो पहले लाहौर, कसूर, उकाड़ा, शेखुपुरा, उन तमाम जिला के एक डीआईजी होते थे, डीआईजी रेंज ठीक है। तारिक परवेज। मेरी उनसे बड़ी मुलाकात रही है, बाद में वो सीआईडी में चले गए। ओके। तो मजहर तिबी की उस जो मुबीना वाइफ है, उसकी बीवी के साथ वाला जो घर था केनाल व्यू में, वो ये कहा जाता है कि तारिक परवेज जो डीआईजी थे उस वक्त सीआईडी में, उनके करीबी अजीज या जानने वाले वो लोग थे ठीक जिनका है। साथ में घर था। अब उन्होंने डीआईजी तारिक परवेज को ये बताया कि हमारे साथ जो घर है, हमें शक है कि ये मजहर तिबी की बीवी है। सही। यहां पर मजहर तिबी को देखा गया। उस वक्त तक उसकी अखबारात में तस्वीरें छप गईं, तमाम लोग जो हैं वो उसकी शक्ल से वांटेड हो गया वाकिफ होगा हो ना चुके उस थे और वक्त, हाँ। मोस्ट वांटेड था वो। तो तारिक परवेज ने फौरी तौर पर पुलिस को अलर्ट किया और टीमें तैयार हुई। उन्होंने जीशान को हिरासत में ले लिया, सही। जो उस लड़की का भाई था। ठीक है। जीशान को ये कहा गया कि आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आपने हमें इंफॉर्मेशन सही ना दी तो आपके साथी आपको छुड़ाने आ जाएंगे। अच्छा। जीशान पुलिस के साथ कमिटेड हो गया और उसने बता दिया कि मेरी बहन की बात मजहर तिबी से हुई है और वो इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो आ रहा है। अब मजहर तिबी के साथ उसका एक भाई शकील, वो भी गाड़ी में मौजूद होता है, और दो उसके वो दोस्त जो जेल में उसके दोस्त बने थे। ठीक है। ये चारों एक गाड़ी पर आते हैं। उससे पहले उस घर में जो डीआईजी तारिक परवेज के करीबी अजीजों का घर था, उसके साथ वाला घर जो रेंट आउट किया हुआ था मजहर तिबी ने, जीशान के नाम से वो घर लिया गया। सही है। तो वहां पर मजहर तिबी की गाड़ी जब एंटर होती है तो उससे पहले ये प्लान था कि छत के ऊपर भी पुलिस एहलकार थे मसल्ला, और चारों अतराफ पुलिस मौजूद थी। जीशान पुलिस की हिरासत में था, लेकिन वो सारी मूवमेंट पुलिस की सरपरस्ती में गन पॉइंट पर समझ लें कि वो उसको बता रहा था कि भाईजान आ जाएं, बाजी की तबीयत बड़ी खराब है तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। बहन की बात भी हो गई। सही है। तो वो मजहर तिबी जब उस घर में पहुंचता है तो फिर चारों अतराफ से फायरिंग होती है और वो चारों अफराद, उसका भाई शकील समेत वो चारों अफराद उस घर के अंदर, गाड़ी के अंदर मारे जाते हैं। सही। और उसके बाद वही गाड़ी खींचकर बाहर ले जाई जाती है। चूंकि जो एफआईआर लिखी गई उस मुबैना पुलिस मुकाबले की, उसमें ये लिखा गया कि जी कैनाल रोड पर, कैनाल के करीब इस तरह चार अफराद मशकूक जा रहे थे तो पुलिस ने रोका, उन्होंने फायरिंग की, जो आज भी हो रहा है। तो जवाबी फायरिंग में वो मारे गए। लेकिन इंतहाई मुतबर ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की कि 1 किलो से जायद सिर्फ गोलियों के खोल वहां से बरामद हुए। इतनी गोली 1 चली किलो।
कि उनको जब पोस्टमार्टम हुआ तो ये पता चला कि एक एक बंदा जो था उसके साथ 4 अफराद, उनको 80-80 गोलियां लगी थी। तो ये मज़हर तिब्बी की सारी कहानी थी, उसका एंड एख्तिताम। लेकिन हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले ये ज़रूर एक पैगाम देना चाहते हैं आपके प्रोग्राम की वसातत से उन नौजवानों के लिए जिनके सर पे हाथ होता है आला सियासतदानों का, जिनके सर पे हाथ होता है आला पुलिस अफसरान का, और बाद में वो इसी तरह उसको मरवा भी देते हैं। तो मज़हर तिब्बी ने भी बहुत से, अब सियासतदान क्यों सरपरस्ती करते थे? चूंकि उनको भी अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह का कोई बंदा चाहिए होता है। जिस तरह गवर्नर पंजाब का साबिक का बेटा खुद जाकर उसको गिलगित बल्तिस्तान से ले आया। तो ये नौजवानों के लिए भी एक पैगाम है कि आप लोग कभी भी डिट्रैक्ट ना हो, अपने आप को पहचानें। इस रास्ते पे सिर्फ मौत है, सीधे रास्ते पे रहें तो फिर आप के ना तो साथी छुड़ाने आएंगे और ना आपको किसी बहाने से बुलवाकर मुबैयन मुकाबले में मार दिया बेशक। जाएगा। जितने भी हम स्टोरी सुनते हैं मुझे ऐसा लगता है बस नाम चेंज हुआ है और 1-2 चीज़ें बीच में चेंज होती हैं। बाकी जो स्टोरी होती है स्टार्ट टू एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक है, गैंगस्टर्स की लेकिन स्टोरी। जवेरिया इसमें जो एक मैसेज है कॉमन वो हुँ, ये है कि ये नौजवानों के समझने वाली बात है बिल्कुल ऐसा ही है कि क्यों। आप अपनी जिंदगी को समझें, इस रास्ते पे सिर्फ मौत है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली और हमारा मेन फोकस यही होता है और जो एक वजह होती है अवेयरनेस फैलाना इस पॉडकास्ट की, ना सिर्फ ये कि हम आपको स्टोरी सुनाएं। एक सनसनीखेज स्टोरी तो होती है जिसमें सब लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन उसके हवाले से रियल लाइफ स्टोरी से आप क्या सीख सकते हैं, आप वो वाले पॉइंट्स भी नोट करें। 2-3 पॉइंट्स जो मैंने नोट किए वो ये थे कि जब उसको पहली दफ़ा पकड़ लिया गया, इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए उसको सज़ा उसी वक्त हो जानी चाहिए थी, उसको वैसे ही डील करना चाहिए था जैसे एक आम क्रिमिनल को डील करते हैं। और लेकिन तब भी नहीं हुआ। उससे पहले के जो मामलात थे वो अलग, जो आपने एंड पे सुना वो अलग। और मुझे लगता है इस तरह का जो कत्ल होता है गैंगस्टर्स का, वो फिर नए गैंगस्टर्स को परवान चढ़ाता है, वो ख़त्म नहीं करता है एक जुर्म को। अगेन नौजवानों के लिए, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जिनको बहुत फैंटेसाइज करते हैं ऐसी दुनिया को, पावर को या पैसे को या असलहे को, ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। अपनी, अब अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिवली ग्रो करें तो उन तरीकों को, उन रास्तों को इख्तियार करें जो आपके लिए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बेहतर साबित हो सकते हैं। थैंक यू सो मच शराज साहब वंस अगेन। सो वेलकम दिस जी। वाज द पॉडकास्ट। आई होप यू एंजॉयड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।